हम में से कई स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी तो करना चाहते हैं बट उन्हें यूपीएससी का यू भी नहीं पता होता एंड इट्स ओके बिकॉज स्टार्टिंग में हम सभी कंफ्यूज होते हैं कि आईएएस क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होता है एंड वगैरह वगैरह। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको A to Z छोटा आ से लेके ज्ञान तक सब बताने वाली हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में। सो या कीप ऑन वॉचिंग। नमस्ते, दिस इज मी योर गर्ल जिया एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच जो लोग ऑलरेडी सपोर्ट करते आ रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन। एंड हाँ, एक कॉपी पेन लेके बैठना वरना सारी चीजें दिमाग के ऊपर से निकलेंगी। सो सबसे पहले तो ये वर्ड यूपीएससी CSE, इसका मतलब क्या होता है? यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड CSE का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो यूपीएससी इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसमें से एक है CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके थ्रू डिजायरेबल कैंडिडेट्स को डिफरेंट सर्विसेज के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब ये डिफरेंट सिविल सर्विसेज कौन सी होती हैं? सो वो ये सारी सर्विसेज हैं एंड आई थिंक इन टोटल 21 सिविल सर्विसेज होती हैं। ये सर्विसेज डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले है ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें ये 2 सर्विसेज आती हैं, IAS एंड IPS, एंड देन ग्रुप A सर्विसेज जिसमें ये 14 सर्विसेज आती हैं। लास्टली ग्रुप B सर्विसेज जिसमें ये 5 सर्विसेज आती हैं। एंड इन सारी ही सिविल सर्विसेज में से आपको कौन सी सर्विस मिलेगी ये आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है एंड आपकी क्या रैंक आएगी वो आपके मार्क्स पर डिपेंड होता है। आपको अगर इन सर्विसेज के बारे में डिटेल में जानना हो देन गूगल पर इसके बारे में सर्च कर लेना बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। एनीवेज, अब बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब इन तीनों स्टेज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो एग्जाम का फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं एंड दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ वाले क्वेश्चंस। प्रीलिम्स पेपर 1। प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है GS का यानी जर्नल स्टडीज का। इस पेपर का सिलेबस कुछ ऐसा होता है यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर मेरिट बेस्ड पर होता है यानी कि इस पेपर के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। इस पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। हर करेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स मिलते हैं एंड आंसर रॉन्ग होने पे 1/3 मार्क्स यानी कि 0.66 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स पेपर 2, ये पेपर होता है CSAT का। CSAT यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर का सिलेबस कुछ ऐसा होता है यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। CSAT का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है यानी कि इस पेपर को आपको बस क्वालिफाई करना होता है जिसके लिए आपको चाहिए 66 मार्क्स आउट ऑफ 200। हाँ, आपने सही सुना, ये पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है एंड इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 66 मार्क्स चाहिए होते हैं जो कि है 100% में से केवल 33%। इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको 2 आवर्स तक का टाइम दिया जाता है, प्लस हर करेक्ट आंसर पर 2.5 मार्क्स एंड हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 या 0.83 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स के पेपर को पास करने के बाद ही आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम के बारे में। सो मेंस के एग्जाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं एंड ये सारे पेपर रिटन बेस्ड होते हैं। मतलब कि मेंस के सारे पेपर मल्टीपल चॉइस वाले नहीं होते बल्कि ये रिटन एग्जाम्स होते हैं जिसमें लॉन्ग पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट टाइप के आंसर्स लिखने होते हैं। नाउ मेंस के इन टोटल 9 पेपर्स में से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं एंड बाकी के 7 पेपर्स पर मार्क्स अलॉट किए जाते हैं जिससे कैंडिडेट की रैंक डिसाइड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस के दोनों क्वालिफाइंग पेपर के बारे में। तो ये दोनों ही पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं इन्हें हम कहेंगे पेपर A एंड पेपर B। सबसे पहले पेपर A की बात करें तो पेपर A होता है 300 मार्क्स का एंड इस पेपर के लिए टोटल 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है एंड ये पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज का यानी कि इंडिया की इन सारी लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज के थ्रू इस एग्जाम को देना होता है। इस पेपर को कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। इस पेपर के बारे में जानने के लिए यूल नीड टू सॉल्व PYQs दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इंडिया के इन किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मेंस का पेपर A आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इस पेपर को स्किप कर सकते हैं। नाउ क्वालिफाइंग पेपर B की बात करें तो पेपर B भी 300 मार्क्स का होता है एंड इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। ऑल्सो पेपर B होता है इंग्लिश का। इस पेपर का भी कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता एंड इस पेपर के बारे में जानने के लिए यूल नीड टू सॉल्व PYQs दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ऑल्सो ये पेपर सब
सभी के लिए कंपलसरी होता है। अब फाइनली बात करते हैं मेंस के उन 7 पेपर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इन 7 पेपर्स के बेसिस पर ही मेरिट बनती है। सो मेंस के इन 7 पेपर्स में एक पेपर होता है एसए का, 4 पेपर्स होते हैं जीएस के यानी जर्नल स्टडीज के, एंड देन 2 पेपर्स होते हैं कैंडिडेट के ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। अब चलो इन 7 पेपर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानें। बट उससे पहले गाइज, यूपीएससी के जितने पेपर हैं उन सभी का सिलेबस काफी ज्यादा डिटेल्ड होता है। तो अगर आपको डिटेल में इन पेपर के सिलेबस को पढ़ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मेंशन कर दी है। इन लिंक्स पे क्लिक करके आप हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके सिलेबस को डिटेल में जान सकते हैं। सो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। एंड अब बात करते हैं दी अल्टीमेट मेंस के एग्जाम के बारे में। सो हाँ, अब अगर हम मेंस के उन 7 पेपर के बारे में बात करें, पहला पेपर होता है एसए का। ये 250 मार्क्स का होता है। इसके लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है पेपर 2। ये होता है जीएस 1 का यानी जर्नल स्टडीज 1 का। 1 इसलिए बिकॉज जर्नल स्टडीज के 4 पेपर्स होते हैं, सो हम उसे 1 2 3 4 में कैटेगराइज कर देंगे। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है एंड इसके लिए 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जीएस पेपर 1 के लिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। और अगर डिटेल में सिलेबस जानना हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन तो ऑलरेडी कर ही दिया है। पेपर 3 होता है जीएस 2 का यानी कि जर्नल स्टडीज 2 का। अगेन ये पेपर होता है 250 मार्क्स का एंड इसके लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जीएस पेपर 2 के लिए गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। पेपर 4 होता है जीएस 3 का यानी जर्नल स्टडीज 3 का। वंस अगेन ये पेपर होता है 250 मार्क्स का एंड इसके लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जीएस पेपर 3 के लिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है। पेपर 5 होता है जीएस 4 का जो कि जीएस का लास्ट पेपर है। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है एंड इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड। लास्टली पेपर 6 एंड पेपर 7 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ऑप्शनल सब्जेक्ट के ये दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं एंड इन पेपर के लिए भी 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है? सो यूपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए आई थिंक टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हर कैंडिडेट को अपने अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड इसके थ्रू यूपीएससी मेंस के पेपर 6 एंड पेपर 7 को अटेंड करना होता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं देन जैसे कि क्लास 11th में हमें कई सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड देन थ्रू आउट द ईयर उसे पढ़ना होता है एंड देन उसके थ्रू एग्जाम्स देना होता है। सो ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे कि मैंने क्लास 11th एंड 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की थी एंड मुझे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना था एंड मैंने इकोनॉमिक्स अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था। सो यूपीएससी ने टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से हर कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकता है एंड ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है ये एक ही सब्जेक्ट से 2 अलग पेपर्स होते हैं। सो आई होप आप लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब फाइनली लास्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं जो कि है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसे अनऑफिशियली इंटरव्यू भी कहते हैं। सो जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेंस के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड इंटरव्यू में आपको कोई रिटन एग्जाम या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं देना होता है, बल्कि बेसिकली ये एक वाइवा जैसा होता है। नाउ इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए होते हैं बोर्ड मेंबर्स एंड ये बोर्ड मेंबर्स आपसे सवाल जवाब के थ्रू ये देखते हैं कि आप कितने डिजायरेबल हो सिविल सर्विसेज के लिए एंड आपके आंसर्स और बाकी चीजों के बेसिस पर मार्क्स देते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने का तरीका, आपकी सोच कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इंटरव्यू बेसिकली वाइवा जैसा होता है, बस इसमें फर्क इतना होता है कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता एंड आपसे किसी भी करंट इवेंट या पॉलिटिकल मैटर या ओवरऑल किसी भी चीज पर सवाल किया जा सकता है। सो वीडियो को एंड करने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में बात करते हैं। सो एलिजिबिलिटी का पहला फैक्टर है नेशनैलिटी। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इन तीनों सर्विसेज के लिए कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना काफी ज्यादा जरूरी है। इन तीनों के अलावा जो बाकी सारी सर्विसेज हैं उनके लिए इन सारे क्राइटेरियाज में से कैंडिडेट को किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, तभी वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं ओवरऑल बात करूं देन कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए
और मिनिमम उसके पास कोई अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी यूजी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा विकिपीडिया पे डिटेल में दिया गया है कि कैंडिडेट को इन सारे क्राइटेरियाज में से मिनिमम किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना ही चाहिए। सो आप अपने अकॉर्डिंग इन क्राइटेरियाज को डिटेल में पढ़ लेना। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए डिफरेंट कास्ट के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज दी गई हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले हम एज की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज दी गई है 32 ईयर्स, वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज दी गई है 35 ईयर्स एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स। ऑल्सो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स। एंड गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूपीएससी के लिए अगर आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा आप जिस भी ईयर में एग्जाम दे रहे हो उस ईयर के 1 अगस्त के बेसिस पर। सो अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो एंड अगर आप अपने एज को कैलकुलेट करना चाहते हो देन सिंपली गूगल पे जाना और इंटर करना यूपीएससी एज कैलकुलेटर -clear IAS। देन इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूपीएससी एज कैलकुलेटर मिल जाएगा। इसको आपको यूज कैसे करना है, सिंपली सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। 10th या 12th की मार्कशीट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो सिंपली उसको एंटर कर देना है एंड देन इसके बाद सिंपली आपको डेट और मंथ में 1 अगस्त डाल देना है एंड देन यहाँ पे जो ईयर वाला कॉलम दिया गया है वहाँ पे आप जिस भी साल में एग्जाम दे रहे हैं उसको मेंशन कर देना एंड देन कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक कर देना। अब आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 2007 है तो वो कैंडिडेट 2024 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं अटेंड कर सकता बिकॉज उसकी एज केवल 17 ईयर्स है। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को अटेंड करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। एंड वही अगर हम मान लें कि इस कैंडिडेट को एग्जाम 2028 में देना हो यानी 2008 में देना हो तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट 2028 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को दे सकता है बिकॉज तब इसकी एज 21 ईयर्स होगी। सो इसी तरह से अगर आप भी कंफ्यूज हो देन आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग सर्च कर लेना और कैसे सर्च करना है ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता ही दिया है। सो या आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने लास्ट फैक्टर के बारे में जो कि है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट कितनी बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को कितनी बार वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं यानी कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स की उम्र 37 ईयर्स होने से पहले वो कई बार अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। उनके लिए अटेम्प्ट्स तो अनलिमिटेड हैं बट उनकी मैक्सिमम एज 37 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम का कोई भी एक पेपर देते हो, बाकी पेपर दो या ना दो, अगर आप एक भी पेपर में अपीयर हुए, एक भी पेपर को आपने दिया तो वो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। सो जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं देन आपके 6 अटेम्प्ट्स में से एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो लेकिन एग्जाम को अटेंड नहीं कर पाते हो यानी किसी भी पेपर में अपीयर नहीं होते हो देन उसको अटेम्प्ट की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग भले है बट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। या गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारी चीजें कवर की हैं। अगर मुझसे कोई चीज छूट गई हो देन आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी या फिर पार्ट 2 बना दूंगी इसी लॉन्ग वीडियो का एंड आप लोग को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी जो चीजें भी बच गई होंगी। अभी के लिए आई होप मैंने आप लोग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट। अभी के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। ओके बाय।